नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है, गोचर के रहस्य। दोस्तों, जब भी हम किसी जातक की जन्म कुंडली देखते हैं या लगन कुंडली जिसको बोलते हैं, हालांकि कुंडलियां कई तरीके की हैं, लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नौमांस कुंडली है, कई चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन बहरहाल जो मैं बात करूंगा वो लगन कुंडली के बारे में बात करूंगा। तो अगर किसी की भी सटीक आपको भविष्यवाणी करनी है तो गोचर के बारे में जरूर हमें जानना पड़ेगा। अब गोचर का मतलब क्या है? गो मतलब गगन है, गो मतलब ग्रह है, और चर मतलब घूमना, यानी ग्रहों का ब्रह्मांड में विचरण करना, यही गोचर है। अब गोचर से मतलब जो हम निकालते हैं आज के समय पर, इस समय प्रेजेंट डे जो हमारे ग्रह हैं ब्रह्मांड में कहाँ पर है, और यहाँ पे देखा जाएगा केवल और केवल इतना कि वो जो ग्रह हैं वो किस राशि में स्थित है, जो जातक को अफेक्ट करेंगे। अब मैं एक कुंडली लेकर के आपको दोस्तों समझाऊंगा। इससे पहले इतना चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, 4 ग्रहों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गोचर में। वैसे तो सभी ग्रहों का इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये लंबे समय तक रहते हैं। जैसे राहु और केतु किसी भी राशि में 18 महीने तक रहते हैं, शनि 2.5 साल तक रहते हैं, और बृहस्पति 13 महीने तक रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो सूर्य की हम बात करें 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन, अगर बुध की बात करें तो 1.25 महीने रहते हैं, शुक्र और मंगल 45 से 50 दिन रहते हैं। तो उनके बारे में हम बातें कभी बाद में करेंगे। लेकिन बात यह है कि सटीक हमें जो है जानकारी देनी है, सटीक किसी की कुंडली के बारे में विश्लेषण करना है तो गोचर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब जैसे एक जातक की कुंडली है, वैसे तो मैंने बना ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ हिंदू कैलेंडर में किस तरीके से आप जो है इसको बनाएंगे और इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर कुंडली हमने खोल ली है, और ये जातक का 3 नवंबर 1955 का जन्मदिन है, और 5:30 बजे अगर आप देखेंगे इसको किस तरीके से आप लगाएंगे, मैं पूरा ही बता देता हूँ आपको। 3 नवंबर 1955, ठीक है जी, 1955। और टाइम जो आप देखेंगे, टाइम किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे जी। टाइम देखें यहाँ पर, ये 5 और फिर उसके बाद में 5:30 PM हमने अप्लाई कर दिया, ये आ गया। और उसके बाद में स्थान जो है, जगह आप यहाँ पर लोकेशन देख लीजिएगा, ये मैंने सेट कर दी है मेरठ। ये मेरे पास बनने के लिए आई थी। अभी इस कुंडली का पूरा रहस्य भी मैं आपको हल्का सा बताऊंगा कि आप भी अंदाज़ा लगाइए कि जातक क्या करते होंगे या किस तरीके के होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कुंडली बनती है, ये कुंडली कुछ इस तरीके से बनेगी। ये देखिए आ गया है यहाँ पर लिखा हुआ, ये लगन है, ठीक है जी। ये केतु यहाँ पर है, चंद्रमा देवता यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लियर हो नहीं पाएगा तो मैं इसलिए आपको ये दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये यूरेनस है इधर, गुरु बृहस्पति जिसको आप बोलते हैं, ये सूर्य और शनि है, बुध और मंगल है, शुक्र राहु है, ये मैंने सब बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात तो रही लगन कुंडली की, यहाँ ये बन चुकी है। अब मैं दूसरी जो बात करता हूँ आपसे, गोचर। गोचर मतलब आज के हिसाब से, तो जो आज के हिसाब से मैंने कुंडली बनाई हुई है उसको देखिएगा। ये आज 5 जुलाई 2020 और 12:15 बजे का ये टाइम के हिसाब से हमने सेट कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आया है, अब देखिएगा, वैसे तो यहाँ पर जो लिखी हुई है वर्गो राशि है, लगन राशि जो है जिसको हम बोलते हैं कन्या राशि। लेकिन ये देखिए कि ग्रह कहाँ बैठे हैं, हमें मतलब ग्रहों से है एट प्रेजेंट। ये धनु राशि में यहाँ पर चंद्रमा, केतु, बृहस्पति हैं, और इधर शनि बैठे हुए हैं 10वीं राशि में। और अगर आप देखिएगा मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ दूसरी राशि में, वृष राशि में बैठे हैं, और मिथुन राशि में बुध, राहु और सूर्य बैठे हुए हैं। ये पूरा विश्लेषण रहा गोचर में इस समय ग्रह कहाँ पर हैं। अब हम थोड़ा सा इस कुंडली को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो दोस्तों देखिए, पहले कुंडली का जब आप गोचर को अप्लाई करेंगे लगन कुंडली पर, तो सबसे पहले तो आप कारक और मारक ग्रहों को समझ लीजिएगा। इस कुंडली को अगर आप देखिएगा, जो कारक ग्रह हैं, मंगल हैं जो 1 और 8 के स्वामी हैं, बृहस्पति हैं जो 9 और 12 के स्वामी हैं, त्रिकोण में हैं, त्रिकोण एक मिला हुआ है इनको। सूर्य जो है, ये सूर्य 5th, यहाँ ये त्रिकोण के मालिक हैं तो कारक हैं इसके। और चंद्रमा जो है 4th, ये कर्क राशि यहाँ पर सेंटर में, और ये यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं, तो ये आपका कारक ग्रह है। दूसरी चीज़, शनि यहाँ पर सम का काम करेंगे,
और उसके बाद अगर हम शुक्र देव की बात करें 2 और 7 ये मारक रहे और लग्नेश के अति शत्रु भी रहे। दूसरी बात करते हैं बुध देव की 3 और 6 इनको घर मिले हुए हैं, 3 और 6 एक त्रिक भाव में मिला हुआ है, ये ज़्यादा मेहनत का काम है, मेहनत का घर है, तो ये भी आपके मारक रहे। लेकिन दोस्तों ध्यान देखिएगा मारक ग्रह हमेशा मारक ही होगा जब तक उस पर कोई विपरीत राजयोग की थ्योरी ना लग जाए। मतलब 6-8-12 का स्वामी अगर 6-8-12 में ही बैठा हो, और ये मैं बहुत बार आपको कुंडलियों में बता चुका हूँ, जो मेष से मीन लगन तक की कुंडलियाँ मैंने आप डिस्कस करी हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं विपरीत राजयोग की परिस्थिति क्या होती है। दूसरा, अभी जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर योग बन रहा है, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, नीच भंग राजयोग। सूर्य यहाँ पर अपनी नीच राशि में है और शनि यहाँ उच्च राशि में है, तो सूर्य का नीच भंग किया है शनि देव ने, तो नीच भंग राजयोग बन गया। दूसरा, शनि अपनी, अगर आप देखें अपनी ही राशि में तो ये नहीं बैठे हैं, लेकिन सेंटर में बैठे हुए हैं, तो इस दिशा में शनि दिग्बली हो जाते हैं। तो दिग्बली हो जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से फल देंगे, परिणाम देंगे। तो यहाँ पर शनि अति कारक हुए, सूर्य कारक है ही है। अगर हम बुध देव की बात करें तो बुध देव इस कुंडली के वैसे तो मारक ग्रह हैं, लेकिन वो अपने ही घर में, अपनी ही राशि में उच्च के होकर के बैठे हैं, तो ये अब यहाँ कारक का काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो बुध देव यहाँ कारक हो गए, तो कारक ये भी है, शनि भी है। अच्छा, मंगल देव की बात कर लेते हैं। लग्नेश को मारकता का वैसे तो वो नहीं लगता है दोष, लेकिन त्रिक भाव का दोष नहीं लगता, बट अगर ये त्रिक भाव में यहाँ लग्नेश बैठते हैं, हालांकि ये 6-8-12 की हम बात करते हैं, चूंकि कारक है, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग तो यह थ्योरी तो मंगल देव पर नहीं लगेगी, लेकिन इस ग्रह के वो रिजल्ट खराब ही देंगे। हालांकि कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि लग्नेश मंगल देव ही इसके स्वामी हैं इस कुंडली के, क्योंकि मेष लगन की ये कुंडली है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नीच भंग राजयोग हुआ, विपरीत राजयोग एक इनका बनता है। दूसरा यह है कि राहु और केतु, अगर आप देखें राहु वृश्चिक में बैठे हैं और केतु जो है यहाँ वृष राशि में बैठे हैं, तो ये दोनों ही नीच के हैं, तो अपनी राशि में जब आएंगे तो उस समय ये खराब फल देंगे, क्योंकि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, ये किसी राशि के स्वामी नहीं है। ये जहाँ भी बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, अगर मित्र ग्रह के साथ बैठते हैं तो वैसा व्यवहार करते हैं, शत्रु के साथ बैठते हैं तो शत्रुता का ही व्यवहार ये रखेंगे, इनके कोई अपने राशियां हैं ही नहीं। दूसरा, शुक्रदेव को अगर आप देखते हैं, शुक्र ऑलरेडी मारक है और शुक्र यहाँ पे बैठे हुए भी हैं, तो इस घर से रिलेटेड जितने भी बुरे फल होंगे वो शुक्र देवता यहाँ पर देंगे जब इनकी दशा और अंतर्दशा आएगी। इसका मतलब अति शत्रु ग्रह जो अति मारक है वो शुक्र देव रहे। अब दोस्तों हम गोचर को कैसे अप्लाई करें उसकी बात करते हैं। मैंने आपको अभी बताया है 4 ग्रह, बृहस्पति देवता, शनि देवता, राहुदेव, केतुदेव, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी पोजीशन हमें बिल्कुल देखनी चाहिए। जैसे बृहस्पति यहाँ 9वीं राशि में बैठे तो बृहस्पति यहाँ बैठेंगे आप, ठीक है जी। केतुदेव यहाँ बैठेंगे, ठीक है दोस्तों। भाग्य भाव में आकर के बैठ के अभी मैं चर्चा करता हूँ। राहुदेव को देखिएगा आप, 3री राशि है, राहुदेव इस समय यहाँ विचरण करेंगे। और उसके बाद में हम देखते हैं शनिदेव किधर बैठे हुए हैं, शनिदेव 10th में बैठे हुए हैं शनिदेव। तो आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं गोचर में बात करता हूँ, क्योंकि राहु और केतु 18 महीने रहने वाले हैं। अब राहु यहाँ उच्च के हो गए हैं और केतु यहाँ पर उच्च के हो गए हैं, तो इन घरों से रिलेटेड राहु और केतु अब अगले 18 महीने तक अच्छे ही रिजल्ट देंगे। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि राहु यहाँ उच्च के हैं। वैसे तो इनकी कुंडली में राहु और केतु नीच के बैठे हुए लगन कुंडली में, लेकिन इस समय जो गोचर में भ्रमण हो रहा है, राहु उच्च के हैं और केतु भी यहाँ उच्च के हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य से रिलेटेड जो फल है वो सब देंगे। पिताजी या माताजी से, पिताजी से पूरा सहयोग मिलेगा, भाग्य जगेगा इनका। और अगर हम राहु की यहाँ पे दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि देखें तो दाम्पत्य भाव को देखते हैं, अच्छा बिल्कुल फल देंगे दाम्पत्य भाव से रिलेटेड, ठीक है। 5 और 7वां भाव देखें तो भाग्य स्थान को फिर ये जगाएंगे और यहाँ पर धन का लाभ वगैरह अच्छा ही होगा, ठीक है। शनिदेव कर्म स्थान पर बैठे हैं तो कर्म स्थान पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और शनि जो है आने वाले 2.5 साल इनको, क्योंकि जनवरी में अभी अगर आप देखें तो शनिदेव ने अपना
स्थान चेंज किया है, वो मकर राशि में आए हैं और 2.5 साल तक अब रहने वाले हैं। करीब जुलाई अगर आप देखें 2022 तक ये इसी राशि में रहेंगे शनिदेव। तो देखिएगा कि इस घर से रिलेटेड अच्छे ही फल देंगे। अब ऐसे ही अगर मैं थोड़ी देर के लिए सूर्यदेव की बात करूं तो सूर्यदेव यहाँ आ जाते हैं। सूर्यदेव इस कुंडली के कारक ग्रहों में से हैं और अगर हम देखते हैं यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी इन्होंने बनाया तो सूर्यदेव बहुत अच्छे रहेंगे। तो सूर्यदेव जो है यहाँ बैठते हैं तो बहुत अच्छे फल देंगे अगर मैं 1 महीने तक। उसके बाद अगर आप देखिएगा जैसे ही क्योंकि सूर्य तो एक महीने बाद फिर कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो ये फैक्ट अगर हम सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि में है सूर्यदेव आकर के फिर कर्क राशि में आ जाएंगे यहाँ पर, तो कर्क राशि के वो फल देने लगेंगे। ऐसी चंद्रमा की अगर हम बात करें आज की डेट में, अगर मैं 5 जुलाई की बात करता हूँ तो 5 जुलाई को चंद्रमा जो है यहाँ धनु में बैठे हुए हैं और 2.25 दिन के बाद ये फिर मकर में आ जाएंगे, फिर ये कुंभ में आ जाएंगे, फिर मीन में आ जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा को तो 28 दिनों में 28 दिनों में जो है पूरा चक्र ये कंप्लीट करना होता है। तो आप ये देखिए क्योंकि 12 राशियों में भ्रमण कर लेते हैं पूरे 28 दिनों में जो इनका चक्र बैठता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन चीज़ों को आप ठीक से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से गोचर को हम अप्लाई करते हैं। जैसे आपने गोचर को यहाँ लगन कुंडली में अप्लाई किया है, वैसे ही गोचर को हम चंद्र कुंडली में भी अप्लाई कर सकते हैं। चंद्र कुंडली बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, आप देखिए केवल चंद्रमा की पोजीशन। चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं तो ये चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं उसी को सेंटर में ले आइए, जिसे लगन हम लेते हैं, और यहाँ से फिर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से काउंट करना शुरू कर दीजिएगा। तो ये चंद्र कुंडली बन जाएगी। और चंद्र कुंडली में फिर अगर आपको देखनी है ग्रहों की स्थिति, उसी तरीके से उठा करके गोचर से इन ग्रहों को यहाँ पर रख देंगे। तो प्रेजेंट डे में जहाँ ये स्थित होंगे ग्रह, उसके हिसाब से ये फल देंगे। तो सटीक बिल्कुल अगर हो सकता है कोई ग्रह, जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल लिया है राहु केतु जो है इनकी कुंडली में, लगन कुंडली में अति मारक हो चुके हैं, लेकिन इस समय गोचर में राहु केतु उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो ये इन घरों से रिलेटेड बहुत अच्छे फल देंगे और जातकों को हर तरीके से पूरी तरीके से निहाल करके रख देंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों गोचर का कितना बड़ा जो है प्रभाव है हमारे जीवन में। तो मैं समझता हूँ कि गोचर के बारे में आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों जो लोग अभी नए सब्सक्राइबर हैं वो कृपया करके मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि जो एक शुद्ध परिष्कृत ज्ञान देने की मेरी कोशिश है वो शायद किसी दूसरी जगह आपको मुश्किल है मिलना, क्योंकि मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उन लोगों को समझा रहा हूँ, उन लोगों के साथ इस ज्ञान को शेयर कर रहा हूँ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। मेरी कोशिश केवल ये है कि आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जाए ताकि आप किसी के भ्रम बहकावे में ना आए और अपनी कुंडली के बारे में सही विश्लेषण कर सकें। बहुत ज़्यादा डीप में अगर आपको स्टडी करानी है, अगर आपकी कोई ग्रह दशा बहुत ख़राब चल रही है, तब आप किसी जानकार और अच्छे पंडित से जा कर के सलाह मशवरा करें। दोस्तों देखिए ये प्रोफेशन बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है और मैं चाहता हूँ अच्छे पढ़े लिखे लोग ज़रूर इस प्रोफेशन में आए। बस ध्यान ये रखें क्योंकि ईश्वर से जुड़ा हुआ ये एक आजीविका कमाने का स्रोत है, तो इसमें बेईमानी बिल्कुल ना करें। आप सही कंसल्टेंसी दें, सही फीस लें और कभी भी किसी जातक को भरमाएं नहीं, उसको बहकाएं नहीं, उसको भटकाएं नहीं, क्योंकि ये जो अंश हमको मिलता है हम ज्योतिषियों को, ये अंश बहुत ही सच्चाई और एक ईमानदारी से मिलना चाहिए, तभी ये फलित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव।